Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. सो बच्चों आज हम यहाँ नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यूनिट हमारी वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो बेटा हम जो चैप्टर चल रही थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में, सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज देखी वो किसकी देखी? सॉलिड्स की। उसके बाद हमने लिक्विड की प्रॉपर्टी देखी जिसको हमने फ्लूइड कहा। फ्लूइड में हमने दोनों चीजें देखी, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। बट एक्चुअली हम वहां तक पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो जो मैकेनिकल फोर्स है वो हमारा सॉलिड और लिक्विड तक कन्फाइंड है। ज्यादातर फोर्सेस जो है हम सॉलिड और लिक्विड में मैकेनिकली एक्ट कर सकते हैं। तो वहां तक हमारे चैप्टर का नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। जो गैस की प्रॉपर्टी है वो हमको एक अलग तरीके से पढ़नी पड़ती है, और गैस की प्रॉपर्टी जो गवर्न होती है वो गैस के अंदर के मॉलिक्यूल के मोशन से देखी जा सकती है। समझ में आ रही है आपको ये बात बच्चों? हाँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है पिछले चैप्टर में। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों चीजें आ गई थी, लिक्विड भी आ गया था और गैस भी आ गया था। अब हम आ रहे हैं अगली यूनिट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर में तीन प्रकार के मैटर हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो हम तीनों ही टाइप के मैटर की यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हीट। तो भाई साहब हीट क्या होता है? चलिए, तो सबसे पहले बेटा बच्चों हमारा जो टॉपिक आया है हमारे सामने कि हीट क्या होती है। ओके, तो हीट की सबसे बेस्ट डेफिनेशन लिखिए, ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मीन्स ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो सके। ऐसी एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर ट्रांसफर हो सके। किस वजह से हो सके? डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से। ठीक है बच्चों, जैसे ये आपके पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर आपके पास में T1 है, और एक दूसरी बॉडी है और जिसका टेम्परेचर आपके पास में क्या है बेटा? T2 है। क्लियर बेटा? अब देखिए T1 टेम्परेचर ज्यादा है और T2 टेम्परेचर कम है। अच्छा, किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? तो मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, और जो सेकंड वाला बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी लो है। ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर इसकी लो काइनेटिक एनर्जी, तो एक की हाई काइनेटिक एनर्जी है और एक की लो काइनेटिक एनर्जी है। तो जब आप इसको कांटेक्ट कराएंगे तो एनर्जी जो होगी हाई से लो की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रेवल करेगी। ठीक है ना। सो ये जो एनर्जी जाती है, ओके, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ठीक है बच्चे, तो ये जो एनर्जी कहलाती है बेटा हीट एनर्जी कहलाती है। सो व्हाट इज एनर्जी? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। ऐसी एनर्जी जो ट्रांजिट यानी कि लेन देन जिसका होता रहे, उस एनर्जी को आप बोलते हैं हीट बोलते हैं। क्लियर बेटा? अगर आप हीट ले रहे हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखिएगा, हीट इज इफेक्ट। हीट क्या है बेटा? इफेक्ट है, और जो टेम्परेचर है वो उसका रिजल्ट है।
इफेक्ट कह लीजिए या कॉज कह लीजिए, और टेम्परेचर क्या है बेटा, इसका रिजल्ट है। मतलब कि आपको यदि हीट देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर आपको राइज करता दिखाई देगा। क्लियर हुआ? मतलब ये समझिए कि हीट से टेम्परेचर है, टेम्परेचर से हीट नहीं है, हीट से टेम्परेचर है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ये कोई रॉड है और आपने शुरुआत में इस रॉड का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड था एकदम, ठीक है बेटा। जब आपने इस रॉड को इस एंड से गर्म किया, तो गर्म करने पर आपने क्या प्रोवाइड की बेटा, हीट प्रोवाइड की। अब हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा बेटा, इसके जो मॉलिक्यूल्स जो थे वो मोशन में आ जाएंगे, ठीक है ना, और मूव करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे ये मोशन जो है एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांजिट हो जाएगी, मतलब हीट जो है ट्रांजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हीट आपने क्या दिया, हीट आपने दिया था इफेक्ट, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या निकला इसका बेटा, रिजल्ट। टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, सो टेम्परेचर इज अ रिजल्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? या आप इसको ऐसे भी ये समझ सकते हैं कि अगर अगर आप हीट को कॉज मान लें, कॉज यानी कि कारण, किसी चीज के पीछे की वजह है। ओके बच्चों, तो इफेक्ट क्या बनेगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होगा वो इफेक्ट होगा, इफेक्ट यानी कि प्रभाव, ठीक है ना। हाँ, तो कॉज एंड इफेक्ट दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हीट कॉज है और टेम्परेचर इसका इफेक्ट है। चलिए, अब हीट की बात करने के बाद हम बात करते हैं अब टेम्परेचर की। भाई टेम्परेचर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो होता है वो इफेक्ट होता है किसका, हीट का। अगर हीट आपकी कॉज है तो टेम्परेचर एज अ इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। टेम्परेचर बताता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। सो इट सिंपली सेड टू बी व्हाट इज टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर की बड़ी ही प्यारी सी डेफिनेशन है, सिंपल सी, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की दम, डिग्री, है ना, कि कोई कितना स्ट्रांगली हॉट है या कोई कितना स्ट्रांगली कोल्ड है। अगर बेटा कोई चीज स्ट्रांगली हॉट है, बहुत जबरदस्त अगर कोई चीज हॉट है, ओके, इसका मतलब इसने खूब हीट ली हुई है। क्लियर बेटा, इसने खूब हीट एनर्जी इसने ले रखी है। सो बेटा अगर कोई चीज खूब हीट लेती है तो हम बोलते हैं कि इसका डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। डेल्टा क्यू मतलब बेटा चेंज इन हीट। तो जो चीज बेटा हीट लेती है उसका डेल्टा क्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? हाँ, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या बोला जा सकता है बेटा, इक्वल टू Q2 - Q1, मतलब फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। बिल्कुल सही, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। अब भाई अगर एनर्जी ली है तो मतलब फाइनल हीट ज्यादा रही होगी, तो फाइनल हीट ज्यादा इनिशियल हीट कम, इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट गेन होती है, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है। क्लियर की नॉट क्लियर बच्चों, डेल्टा क्यू पॉजिटिव या डेल्टा क्यू ग्रेटर देन जीरो, दोनों एक ही बात है बेटा। सो ये हो गया अगर कोई बॉडी बहुत हीट है। अगर कोई बॉडी बहुत कोल्ड है, कोल्ड है, तो कोल्ड क्यों है, कोल्ड इसलिए है क्योंकि इसने बहुत सारी हीट दे रखी है, ठीक है बेटा, बहुत सारी हीट दे रखी है। बेटा जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका शरीर एकदम कोल्ड हो जाता है, बर्फ के जैसा,
ठीक है, क्योंकि बेटा उसके अंदर की सारी मॉलिकुलर मोशन रुक जाती है, ब्लड वगैरह पंप करना रुक जाता है, ठीक है ना, और वो अपनी पूरी हीट, मैक्सिमम हीट एटमॉस्फेयर को दे चुका होता है और वो बहुत कोल्ड हो जाता है। तो अगर आपको बहुत ठंड लग रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है हीट एटमॉस्फेयर को दे रही है। तो इस समय हम लोग को ठंड लगती है, ये ठंड का वेदर है। क्यों बेटा? क्योंकि हम अपनी हीट एटमॉस्फेयर को दे रहे होते हैं। और क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और इस समय आपके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बेटा, जैसे मान लीजिए अपन अभी जम्मू में बैठे हुए हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस, कितना है आज का जम्मू का टेम्परेचर? जैसे अभी 4 मान लेते हैं अपन। तो अब देखिए 37 से लेके 4 के लिए कितनी रैपिडली हीट निकल रही होगी आपकी बॉडी से, बहुत जोर से। तो ये हीट जो है जा रही है। क्लियर बेटा? यस। सो दैट्स वाई यहाँ पे हीट रिलीज तेजी से हो रही है, टेम्परेचर फॉल होगा हमारी बॉडी का, इस वजह से हमें ठंड लगेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, मतलब किसी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स उसके अंदर हीट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, और किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब वो बॉडी कोल्ड है, मतलब हीट कंटेंट लेस है, कम है। क्लियर बेटा? चलिए बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स के कुछ रिलेशंस की, कि एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे बदला जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। हालांकि इसके आपके जो काम के सिलेबस में है, एक डिग्री सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, और एक केल्विन है, ठीक है ना, नोट कर ले। तो क्या रिलेशन होता है बेटा? सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K -273 होल डिवाइड बाई 5। और 273.15 बेटा नोट कर लें, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर है? हम्म, तो ये रिलेशन है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो आपने देखा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू K -273 अपॉन हाउ मच 5। आप 273 लिखें या 273.15 लिखें, एक ही चीज है। वैसे ही आपको मोस्टली क्वेश्चन में 273 ही मिलेगा। क्लियर? आपको मैं बता दूं, 0 डिग्री सेल्सियस जिसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। इसकी अ, जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन है, नोट कर लें। ठीक है? हम्म, ये एक्चुअल वैल्यू, हम लोग 273 लिखते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू ये होती है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो ये ट्रिपल पॉइंट होता है। तो एक्चुअली ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में इसको 273.15 केल्विन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, 273.15 केल्विन इसको कहा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस को, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी हम लोग कहते हैं। अब आइए आगे की बात करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद बेटा 0 केल्विन, ये समझिए 0 केल्विन जो होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। जी हाँ, ये एक ऐसी टेम्परेचर है बेटा जिस पे गैस का वॉल्यूम भी जीरो हो जाता है,
प्रेशर भी जीरो हो जाता है, और गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, जो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वीआरएमएस, ये भी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब कोई भी सबस्टांस अपना एग्जिस्टेंस खो देता है। मैंने गैस की बात करी है, बट ये बात सबके लिए है। मतलब कोई भी सबस्टांस का वॉल्यूम भी जीरो, प्रेशर भी जीरो, आरएमएस वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं बेटा जीरो केल्विन। ये सबसे कम टेम्परेचर है थ्योरेटिकली, याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटली नहीं बोल रहा हूं मैं। थ्योरेटिकली सबसे कम टेम्परेचर जो माना गया है वो जीरो केल्विन माना गया है। ठीक है ना। केल्विन का स्केल कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर की शुरुआत ही जीरो केल्विन से है। क्लियर। यस। और जो सेल्सियस स्केल होता है वो केल्विन से 270, मतलब आप ये समझिए कि जीरो केल्विन इक्वल्स टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लें आप, जीरो केल्विन इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया, देखिए, आपने देखा अभी स्केल कैसे बनाते हैं, K/5 केल्विन, सॉरी गलत लिख दिया, C/5 इक्वल टू K -273.15/5। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, तो C इज इक्वल्स टू केल्विन -273.15। मतलब अगर आप केल्विन को सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो 273.15 आप माइनस कर दीजिए। इसको नॉर्मली हम लोग बोलचाल की भाषा में डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन -273 ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों। एनी प्रॉब्लम, या K इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, ये भी कर सकते हैं आप, आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो ये हो गया सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। ठीक है, चलिए देखिए, अगला है फ़ारेनहाइट स्केल। तो सॉरी, सेल्सियस अपॉन 5, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल्स टू F-32/9। इसका यूज करके आप जो है, आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। क्लियर है। हाँ, अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला ये बनता कैसे है, मतलब एक स्केल दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये होता है इक्वल्स टू y माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन UFP माइनस LFP। देखिए, ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ये सिस्टम आपका स्केल 1 का है, और जो राइट में दिख रहा है ये सिस्टम आपका स्केल 2 का है। ठीक है ना, एक स्केल का दूसरे स्केल से मैं कन्वर्जन आपको समझा रहा हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं और अच्छे से समझिए। सबसे पहले LFP का मतलब क्या है। LFP का मतलब है किसी गिवन लिक्विड के लिए लोअर फिक्स पॉइंट, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है LFP का मतलब बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। और UFP का मतलब है उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना बेटा, हाईएस्ट नहीं, अपर फिक्स पॉइंट। एक है लोअर फिक्स पॉइंट और एक है अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास स्केल 1 सेल्सियस है, तो यहाँ वेरिएबल क्या चलेगा, सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस में जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया बेटा। और
जो आपके पास में अपर फिक्स पॉइंट है वो बेटा 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर की नॉट क्लियर? ओके, तो अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0। अब देखिए यदि सेकंड स्केल में ले रहा हूं केल्विन, तो इसके सामने केल्विन बनाइए। तो जितना बेटा 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट है, तो केल्विन में पानी कितने पर फ्रीज होता है? 273.15 केल्विन पे। तो यहाँ पे आएगा 273.15 डिवाइडेड बाई पानी उबलता कितने पे है बेटा? 373.15। क्लियर की नॉट क्लियर? बिल्कुल, 373.15 माइनस 373, सॉरी 273.15। तो देखिए एक चीज ये समझिए कि जितना बड़ा स्पैन आपको सेल्सियस का मिल रहा है, उतना बड़ा स्पैन आपको किस में मिल रहा है? केल्विन में। ठीक है ना? इसमें भी 100 का गैप है, इसमें भी 100 का गैप है। मतलब ये कह लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज होगा वो 1 केल्विन में चेंज के इक्वल होगा। 1 केल्विन में चेंज के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? यस, 100 का फर्क आ रहा है। अब यदि मैं बात कर लूं यहीं पर किसकी? फ़ारेनहाइट स्केल की। इसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, यहां पे देखिए। तो फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो गैप होता है बेटा, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, और जो फ्री बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है बेटा? हाँ, मतलब क्या समझ में आ रहा है? फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर पॉइंट है वो 32 पे है, और अपर फिक्स पॉइंट कहाँ पे? 212 पे है। मतलब इसके बीच में कितने कैलिब्रेशंस हैं? 180। समझ रहे हैं आप? हाँ, मतलब छोटे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें 100 का डिफरेंस मिल रहा, इसमें भी 100 का मिल रहा, मगर इसमें कितने का मिल रहा है? 180 का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला? के, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 30, 35, 35 32 है, 32। क्लियर हुआ बेटा? अब चलिए मैं लिखता हूं तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू के माइनस 273.15 अपॉन 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? अब 20 से कैंसिल करो, 25 ज़ा 100, 25 ज़ा 100 एंड 29 ज़ा 180। सो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास में? सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। तो ये हो गया बेटा कन्वर्जन फॉर्मूला। एक स्केल से दूसरे स्केल में आप ऐसे कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है बेटा? तो मेन हमारे यही काम के हैं, है ना? बाकी आप कहोगे सर ये R/4 कौन सा है? तो बेटा इसको हम लोग इसको रैंकाइन स्केल बोलते हैं शायद, एक और र्यूमर स्केल भी होता है ना? तो ये र्यूमर स्केल है शायद। ठीक है बेटा? ये थोड़ा गलत लिखा है, के ऊपर रहेगा, के माइनस। डन बेटा? चलिए, तो ये मेन फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आप थर्मामीटर डिजाइन करते हैं। यही थर्मामीटर डिजाइन करने का फॉर्मूला है, और आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कन्वर्ट करने को आएगा। ठीक है बेटा? चलिए अब पढ़ते हैं, अगला है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री देखिए, आपको किसी थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर मेजर करना है।
ये बात तो सही है, मगर टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप किसी क्वांटिटी की मदद लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मरकरी थर्मोमीटर है, क्लियर है बेटा? इसके अंदर मरकरी भरी रहती है। तो मरकरी थर्मोमीटर में आप क्या करते हैं, मरकरी को एक्सपेंड कराते हैं, मतलब मरकरी का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना? तो मतलब आप वहां पे क्या कंसेप्ट लगाते हैं कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी सेम रेट में बढ़ेगा, यस और नो? तो आप वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने का अंदाजा ले लेते हैं। सो ये जो होता है कि एक कोई थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी होती है और वो दूसरे वेरिएबल पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जो चीज बदल रही है दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक वेरिएबल, थर्मोमेट्रिक वेरिएबल। और ये जो चीज है थर्मोमेट्रिक वेरिएबल, ये टेम्परेचर की कुछ पावर से बदलेगी। हो सकती है 1 पावर, हो सकता है 2 पावर, ठीक है बेटा? तो अलग अलग पावर से बदलती है। तो ये जो कंसेप्ट बनता है इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ थर्मोमेट्री। इसी कंसेप्ट के सहारे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं। तो देखिए सबसे पहला थर्मोमीटर है बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर या कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है बेटा? तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें कौन सा रूल लगता है बेटा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर लॉ लगता है गेलुसॉक्स का। क्या दिया था बेटा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो प्रेशर लॉ या लॉ ऑफ प्रेशर, क्या होता है लॉ ऑफ प्रेशर? आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना? तो लॉ ऑफ प्रेशर क्या होता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर बेटा? हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, क्लियर बेटा? अब इसको हम यूज करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई टेम्परेचर 0 है, T0 यानी कि 0 केल्विन। जब भी मैं ये लॉज लगाता हूँ तो ये सब केल्विन में लगते हैं। तो T0 मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर प्रेशर P0 है ना? तो क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए P0 अपॉन P सम टेम्परेचर T इक्वल्स टू यहाँ पे T0 डिवाइडेड बाई सम टेम्परेचर T। T अननोन है हमारे पास, है ना, हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, पलट दीजिए इसको। तो P T अपॉन P0 इक्वल्स टू कैपिटल T बाई T0। सो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ गई? T इक्वल्स टू PT बाई P0 इंटू T0। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये देखिए लिखा हुआ है T इक्वल्स टू T0 मल्टीप्लाई बाई P अपॉन P0, क्लियर है? आप यहाँ पे PT ना लिखिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बस P रखे लीजिए। क्या किया आपने? बहुत सिंपल है, P प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब मान लीजिए T इनिशियल कोई टेम्परेचर आपके पास में T0 है और फाइनल टेम्परेचर T है, और P इनिशियल आपका P0 है और फाइनल प्रेशर आपका P है। तो आप पलट दीजिए इसको पूरे को, या T को ऊपर ले जाइए जो आपको फाइंड करना है। तो कितना बन जाएगा? T0 मल्टीप्लाई बाई P बाई P0। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो ये क्या बन गया आपका अननोन टेम्परेचर, आपने इस कंसेप्ट से फाइंड कर लिया। क्लियर है? हाँ। सो ये कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मोमीटर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है उस समय ये लॉ लगता है, प्रेशर लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर, ठीक ना। तो P प्रोपोर्शनल टू T कब लगता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्लियर बच्चों? हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर P प्रोपोर्शनल टू T अप्लाई हुआ करता है। डन? ओके, नेक्स्ट। अगर इसी चीज को आप ट्रिपल पॉइंट के केस में देखें, ट्रिपल पॉइंट मैंने बताया था, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? T ट्रिपल पॉइंट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। याद आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस के केस में यदि आप देखें, एंड दिस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो चलिए इसी का फॉर्मूला बना लेते हैं अपन लोग। तो क्या बन जाएगा? टेम्परेचर T इक्वल टू T ट्रिपल अपॉन P बाई P ट्रिपल पर प्रेशर। ये देखिए, T इंटू ट्रिपल इंटू P अपॉन P ट्रिपल। क्लियर की नॉट क्लियर? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे आप ट्रिपल पॉइंट ले रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एनी प्रॉब्लम? याद रखिएगा ये सभी फॉर्मूले केल्विन में हैं। जब तक आपको बोला ना जाए डिग्री सेल्सियस में, तो ये सब के सब फॉर्मूले किस में है? केल्विन में है। अभी आपने देखा कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। अब आप देखते हैं अगला थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। ठीक है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। तो जब भी आप पी कांस्टेंट की बात करते हैं कि जब कांस्टेंट प्रेशर है, तो आपको पता होगा कौन सा लॉ अप्लाई होता है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर पिछले बार क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम था, इस बार कांस्टेंट प्रेशर है। तो प्रेशर कांस्टेंट में V इज प्रोपोर्शनल टू T। ओके, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, या इसको आप पलट के लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 इक्वल टू T2 बाई T1। क्लियर बेटा? ठीक है। अब इसी एनालॉजी का यूज आप कर लें। मान लीजिए कि आपके पास फाइनल टेम्परेचर V है और इनिशियल टेम्परेचर V नॉट है। फाइनल टेम्परेचर आपका T है जिसे आपको फाइंड करना है, और इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है। क्लियर बच्चों? तो आपको फाइनल टेम्परेचर T कैसे निकलेगा? T इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा और V बाई V नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल पिछले बार के जैसे। पिछले बार में क्या था? T इक्वल टू T नॉट P बाई P नॉट। क्योंकि पिछले बार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आपका, थर्मोमेट्रिक वेरिएबल, सॉरी नॉट थर्मोडायनेमिक, तो पिछली बार थर्मोमेट्रिक वेरिएबल आपका प्रेशर था। इस बार आपका थर्मोमेट्रिक वेरिएबल क्या है? वॉल्यूम है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वॉल्यूम के साथ बदल रहा है, या वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदल रहा है। दैट इज वाई। एनी प्रॉब्लम? ठीक, एग्जैक्टली exactly. बच्चों इससे न्यूमेरिकल आएंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन। चलिए तो समझते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो हेडिंग तो बना लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, थर्मल का मतलब होता है ड्यू हीट, हीट की वजह से। एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं आप कि किसी चीज का फैलना, एक्सपैंड होना। ओके, थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा अगर आप जो है, अगर आपके पास में कोई शीट दी गई है, कोई क्यूब दिया गया है, ऐसा समझ लो, ये आपके पास में कोई क्यूब है सॉलिड का,
अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, इसका इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है और आपने इसको हीट दी कितनी, डेल्टा टी, सॉरी इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया डेल्टा टी से, हीट तो कुछ ना कुछ दिए होगे, उसके हिसाब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मगर टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, डेल्टा टी से। तो आपके देखते देखते बेटा इसका वॉल्यूम फैलेगा, ये जो क्यूब है बेटा ये फैलेगा, एक्सपैंड हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम अगर वी नॉट था और अगर इसका वॉल्यूम डेल्टा वी बढ़ चुका है, और बेटा ये हर तरफ से बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि लेंथ बस बढ़ेगी, ब्रेथ बस बढ़ेगी, ये ऊपर भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा? हर तरफ से ये चेंज होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक नया क्यूब बन जाएगा। तो आपने देखा, तो न्यू वाला वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम कितना था, वी नॉट, नया वॉल्यूम कितना हो गया, वी नॉट प्लस डेल्टा वी। ओके, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, टी नॉट, नया टेम्परेचर कितना हो गया, टी नॉट प्लस डेल्टा टी। इस तरीके से आपने देखा कि जब भी आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर बढ़ने से उसमें एक्सपेंशन होता है। अब ये एक्सपेंशन तीन तरीके से होता है। नंबर वन, लेंथ का एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ओके, लेंथ का एक्सपेंशन कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन। एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो फेस है पहले छोटा था, अब इसका फेस बड़ा हो चुका है, इसका मतलब एरिया भी बढ़ा है। तो जिसको हम एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा? और तीसरा बेटा वॉल्यूम भी बढ़ता है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं, या क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो आइए हम तीनों एक्सपेंशन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन को समझने के लिए आपको एक प्योर लेंथ लेनी पड़ेगी। और जब भी आप प्योर लेंथ की बात बोलते हैं तो ऐसी लेंथ जिसमें भी बिल्कुल भी एरिया ना हो, या एरिया है भी तो आप एरिया की तरफ ध्यान न लगाएं, आप लेंथ की तरफ ध्यान लगाएं। ये मान लीजिए आपके पास में एक प्योर लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, जिसका नाम है एल नॉट। ठीक है, और आपने यहां पर आग लगा दी। आग लगाने से आपने इसका टेम्परेचर जो है राइज कर दिया डेल्टा टी से। कितने से राइज कर दिया, डेल्टा टी से। क्लियर? ओके। अब जैसे ही आपका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज किया है, तो देखिए इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ेगी। ये विजुअलाइज नहीं हो रही है, दूसरा कलर लेता हूं। ये देखिए, और इसकी लेंथ जो है बाई अमाउंट डेल्टा एल इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर बेटा? तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो लेंथ होती है, जो चेंज इन लेंथ होता है, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस चीज में? नंबर वन, चेंज इन लेंथ डिपेंड ऑन ओरिजिनल लेंथ एल जीरो। चेंज इन लेंथ डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर शुरुआत से ही बड़ी लेंथ है तो एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा, और अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है तो भी एक्सपेंशन ज्यादा होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी फैलेगी लेंथ। यस और नो? तो दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दोनों को मिला दीजिए। सो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल जीरो डेल्टा टी। क्लियर बेटा? डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइए, अब बड़ी, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा
L0 डेल्टा टी। समझ में आया? सो बेटा ये अल्फा क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? जिसका ये जितना ज्यादा होगा वो उतना फैलेगा, जिसका जितना ज्यादा अल्फा होगा वो उतना जल्दी उसमें चेंज आएगा लेंथ में। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ डेल्टा एल को हम, ये तो एक चीज आ गई। यहां से अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो अल्फा की। सो अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी। यदि मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो डेल्टा एल किस में नापा जाता है? डेल्टा एक लेंथ की यूनिट है, SI यूनिट मीटर। L0 भी लेंथ की यूनिट है, मीटर। एंड चेंज इन टेम्परेचर किस में नापा जाएगा? केल्विन में नापेंगे या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। ठीक है ना? क्योंकि चेंज दोनों में सेम होता है, जितना केल्विन में चेंज आता है उतना ही डिग्री सेल्सियस में चेंज आता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों 100 में डिफरेंस होते हैं। तो आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी रख दें या केल्विन रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और अल्फा की यूनिट क्या आ गई? अल्फा की यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ अल्फा इज कॉल्ड केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? तो बच्चों देखा आपने, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और मैं डेवलप करता हूँ। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि डेल्टा एल इक्वल्स टू L0 अल्फा डेल्टा टी। बेटा चेंजिंग टेम्परेचर को डेल्टा टी भी बोलते हैं और डेल्टा थीटा भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक्चुअली डेल्टा टी केल्विन के लिए यूज होता है जब भी आप केल्विन यूज करते हैं, और डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस के नोटेशंस के लिए यूज होता है। और याद रखिएगा, चाहे डेल्टा टी यूज करो चाहे डेल्टा थीटा यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना चेंज केल्विन में आएगा उतना ही चेंज डिग्री सेल्सियस में आएगा। पता है ना आपको? हाँ, क्योंकि दोनों के लेवल ऑफ कैलिब्रेशन इक्वल होते हैं। चलिए अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए डेल्टा एल का मतलब क्या है? डेल्टा एल का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर फाइनल लेंथ एल है और इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल नॉट। जीरो नहीं बोलना चाहिए इसको, एल नॉट बोलना चाहिए। नॉट मतलब स्टार्टिंग। सो दिस इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से एल इक्वल्स टू एल नॉट राइट साइड में जाएगा और प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो एल इक्वल्स टू एल नॉट में कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? सो ये है फाइनल लेंथ का फॉर्मूला कि कितनी लेंथ बन के तैयार होगी नई वाली। L इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इसी को आप लिखते हैं L इक्वल्स टू एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर बच्चों? सो दिस इज व्हाट? लीनियर एक्सपेंशन। ओके, सो इट इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बता दी, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसको मैंने यहीं पर आपको लिखाया भी है, डेल्टा एल की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू। ये देखिए, दिस इज क्लियर। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेम्परेचर। कई बार अल्फा की डेफिनेशन लिखने को आ जाती है, तो बहुत ईजी है डेफिनेशन बनाना। आपने अभी देखा अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो आप अल्फा की डेफिनेशन बनाने के लिए क्या लिखेंगे? लेट, एक आपके पास रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 1 केल्विन है। सो अगर आप पुट कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, इधर भी एल, इधर L0 की जगह 1 और इधर भी कितना? 1। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा एल। मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन न्यूमेरिकली चेंज इन लेंथ के इक्वल है किसी रॉड के जिसको 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर चेंज से सब्जेक्ट किया जाता है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी हो?
1 मीटर। क्लियर बेटा? मतलब फिर से बोलूंगा मैं, अगर 1 मीटर की रॉड को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन के चेंज पर उसका एक्सपेंशन करते हैं, तो जो एक्सपेंशन आता है उसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के इक्वल होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करते हैं कि सुपरफिशियल या सरफेस एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास में कोई थिन शीट है जिसका आपके पास में कुछ एरिया है ए, ये आपके पास थिन शीट है, इसका एरिया इनिशियली कितना है, ए नॉट। क्लियर है? इसको हम गर्म करते हैं, इस थिन शीट को, इसका इनिशियली एरिया ए नॉट था, ठीक है। इस शीट को हमने क्या किया, गर्म किया, और गर्म करने से इसका एरिया बढ़ना शुरू हो गया। क्लियर बेटा? और इसका एरिया बढ़ करके चेंज हो गया, इसका एरिया हो गया नया ए। कितना चेंज आ गया बेटा इसमें, डेल्टा ए। तो देखिए क्या कहता है रूल, कि चेंज इन एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल एरिया के। चेंज इन एरिया जो हुआ है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को मर्ज कर दीजिए, सो डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल्टा टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, सो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। बीटा is called coefficient of superficial expansion. Okay? Yes. या coefficient of surface expansion, superficial expansion. यदि बीटा की वैल्यू आप यहां से निकालें तो बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, बीटा की यूनिट क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? तो एक तो फॉर्मूला बेटा ये बन गया। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन एरिया दैट इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया दैट इज ए नॉट इक्वल्स टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। नाउ ए इक्वल्स टू ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट delta t. Now taking a naught as common, so we will have 1 plus beta delta t. This is your final area A. Done. ये है बेटा फाइनल एरिया का फॉर्मूला, A इक्वल्स टू ए नॉट कॉमन में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नाउ डेफिनेशन की बात कर लेते हैं बीटा की। सो यू नो बीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन एरिया पर यूनिट इनिशियल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सो क्या लेंगे बेटा, इफ ए नॉट इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, देन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा ए अपॉन 1 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा ए। सो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ superficial expansion? The amount of change in area of a thin sheet of area 1 meter square when it is subjected to change in temperature of 1 degree 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर किसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, अगर किसी 1 मीटर स्क्वायर शीट को 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज से सब्जेक्ट किया जाए या उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदला जाए, तो उसका जो एरिया चेंज आता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्लियर?
सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस। क्लियर? सरफेस एक्सपेंशन बोल दीजिए बच्चों, सरफेस एक्सपेंशन बोल दीजिए। सुपरफिशियल मतलब सरफेस। यस। बीटा। नाउ थर्ड, क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसी के जैसे होता है बिल्कुल क्यूबिकल एक्सपेंशन। थर्ड इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखिए अभी तक आपने लेंथ बदली, एरिया बदला, अब आप वॉल्यूम बदलेंगे। तो अगर किसी सॉलिड ज्योमेट्री जिसके पास वॉल्यूम है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, वी नॉट। चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितने से बदला है, डेल्टा टी। इन दोनों रिलेशनशिप को मिला दीजिए। सो डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी। क्लियर की नॉट क्लियर? नाउ प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा बच्चों। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट गामा वी नॉट डेल्टा टी। हियर गामा इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल जिससे कि वो सॉलिड बना है। ओके ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्लियर बेटा? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। यदि बात करूं, सो गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। क्लियर? सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट, डेल्टा वी अपॉन गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। यूनिट फिर से वही आएगी गामा की, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। क्लियर है? नाउ बात कर लेते हैं गामा की डेफिनेशन की। सो इफ वी नॉट इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब एंड चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, देन गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। कहने का मतलब कि किसी भी सॉलिड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होता है अगर 1 क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन के टेम्परेचर पे सब्जेक्ट किया जाए। अंडरस्टूड बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ cubical expansion. Okay, the full name is thermal coefficient of cubical expansion. So this is coefficient of cubical expansion gamma. It is increase in volume or change in volume delta V upon original volume V naught and rise in temperature delta T. Clear? Okay. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास में आने वाला है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एग्जाम में जाइए, बिना पेपर खोले अपनी कॉपी में लिख दीजिए, एक तरीके से ये कह सकते हैं। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। दोनों के बीच में, तीनों के बीच में हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा है यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड गामा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सॉरी क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम एक क्यूब ले लेते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ क्यूब ऑफ लेंथ एल नॉट। बच्चों कितनी लेंथ है? एल नॉट। सो हमारे पास एल नॉट लेंथ का एक क्यूब है, और इस एल नॉट लेंथ के क्यूब को मैं डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज से सब्जेक्ट करता हूं। सो एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्यूब,
और मैं इसको यहां से हीट अप करता हूं, ओके, गरम करता हूं इसको। सो डेफिनेटली इसकी लेंथ बढ़ेगी। सपोज बच्चों इसकी लेंथ कितनी बन गई, डेल्टा एल। क्लियर? ठीक है, इसकी लेंथ हो चुकी है डेल्टा एल। सो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बताइए लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आपने देखा यहां तक कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, एल नॉट है। अब ये लेंथ की बात हो चुकी है, अब आइए एरिया की बात करते हैं। अब एरियल एक्सपेंशन देख रहे हैं। देखिए जब लेंथ बढ़ रही है तो फेसेस का एरिया भी बढ़ रहा है। ये देखिए नई फेस ये आ चुकी हैं, आ चुकी कि नहीं आ चुकी हैं? तो एरिया भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। सो आपने देखा कि इनिशियल लेंथ कितनी है बच्चों, एल नॉट, है कि नहीं है? नौ। अब हम बात करते हैं इनिशियल एरिया। तो जब इनिशियल लेंथ एल नॉट है तो किसी एक फेस का इनिशियल एरिया क्या रहा होगा, एल नॉट स्क्वायर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताइए। हाँ, ऑफ एनी वन फेस, वन फेस, ठीक है बेटा। किसी एक फेस का एरिया कितना रहा होगा, एल नॉट स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। अब यदि इसको गर्म करते हैं तो फाइनल एरिया आएगा। फाइनल एरिया इक्वल्स टू कितना चेंज हो गया बेटा, फाइनल एरिया इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। सो पुरानी लेंथ थी एल नॉट, चेंज हो गया डेल्टा एल का होल स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर? सो इसको होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। सो एल नॉट स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2 एल नॉट डेल्टा एल, ये हो गया आपके पास में फाइनल एरिया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, फाइनल एरिया। यस, आप फाइनल एरिया को A2 लिख सकते हो, ओके। चलिए नाउ या फाइनल एरिया को आप ए फाइनल लिख लें या ए डैश लिख लें, व्हाटएवर, ए डैश लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा है। नाउ ए डैश इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो है डेल्टा एल का स्क्वायर, ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको गैप कर दीजिए। तो कितना बच गया, 2 एल नॉट डेल्टा एल, ये चीजें हो गई। नाउ ए डैश माइनस एल नॉट का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए एल नॉट का स्क्वायर क्या था, इनिशियल एरिया, जिसे आप लिख सकते थे ए नॉट। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? सो इक्वल टू कितना बच गया, 2 एल नॉट डेल्टा एल। सो ए माइनस एल नॉट का स्क्वायर मतलब एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल इक्वल्स टू 2 एल नॉट डेल्टा एल। अब दोनों तरफ क्या करिए, डेल्टा टी का डिवाइड कर दीजिए। अगर आप दोनों तरफ यहाँ पे डेल्टा टी का डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, 2 एल नॉट डेल्टा एल आ गया, ये आ गया। इसे नंबर 1 दे दीजिए या नंबर 2 दे दीजिए, शायद 1 ऊपर हमने कहीं दिया, क्या? हाँ दिया है। नाउ अब आप जानते हैं, नाउ बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट होता है, बीटा क्या होता है,
बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, बीटा इज इक्वल्स टू पर यूनिट ओरिजिनल एरिया और पर यूनिट चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एंड पर यूनिट टाइम नहीं बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं, गलती से टाइम बोल गया मैं। तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पर हुआ करती है, ठीक है। यहाँ से ये बीटा की वैल्यू ये हुआ करती है, बीटा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से क्या लिखा जा सकता है। आपने देखा ऊपर जो है ये जो आया है सेकेंड नंबर इक्वेशन, ए डैश माइनस ए नॉट, यानी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा ए, ये डेल्टा ए है। तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं डेल्टा ए की जगह 2L0 डेल्टा एल, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि ऊपर डेल्टा ए है एंड डेल्टा ए की वैल्यू इसके इक्वल है, 2L0 डेल्टा ए। नाउ ए जीरो क्या होता है? ए जीरो इज द इनिशियल एरिया, यानी एल नॉट का स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 2 डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल नॉट डेल्टा टी, किसके इक्वल बेटा? बीटा के इक्वल। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाहर, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। क्या इतने पार्ट को हम अल्फा बोलते हैं कि नहीं बोलते? सो बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप 2 का डिवाइड कर दे दोनों तरफ, सो बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 1। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू कैन गिव इट नंबर ए। क्लियर बेटा? नाउ अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन की तरफ। तो आप जानते हैं कि ओरिजिनल लेंथ हमारे पास जो थी, आपके पास कोई क्यूब था जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल नॉट थी। याद है कि नहीं याद है? ओके, तो आपके पास ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, कितनी है बेटा ओरिजिनल लेंथ? एल नॉट। फाइनल लेंथ, इसको आप एल बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। क्लियर की नॉट क्लियर? नाउ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा बेटा? क्यूब का वॉल्यूम एल नॉट का क्यूब, यस और नो? सो वी नॉट इक्वल्स टू एल नॉट क्यूब, लिख सकते हैं ना? नाउ फाइनल वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। कहिए यस की नो? क्लियर की नॉट क्लियर? नाउ फाइनल वॉल्यूम V इक्वल्स टू बेटा ए प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी। टी क्यों लिख दिया? 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर? अब डेल्टा एल बेटा क्या है? वेरी स्मॉल, यस और नो? मतलब एक्सपेंशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, मिलीमीटर से भी कम में होता है, बहुत कम एक्सपेंशन होता है। तो डेल्टा एल का स्क्वायर, जो टर्म डेसिमल में होते हैं, 0 से कम होते हैं, 1 से कम होते हैं सॉरी, तो उनका स्क्वायर और उनका क्यूब और छोटा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो दीज टर्म में बी नेग्लेक्टेड, यस और नो? सो व्हाट इज v इक्वल्स टू, केवल बचेगा एल जीरो क्यूब, ये भी नेग्लेक्ट हो गया बट ये बच गया 3L0 का स्क्वायर डेल्टा एल। क्लियर बेटा? ये भी चला गया, रेड पेन वाले मैं दिखा रहा हूं आपको, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म
और ये भी टर्म। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अच्छे से देखेंगे बेटा। V इज इक्वल्स टू, बेटा ये V नॉट है कि नहीं है बताइए? बिल्कुल है, ओरिजिनल वॉल्यूम, प्लस 3 L नॉट का स्क्वायर डेल्टा L। नाउ V माइनस V नॉट इक्वल्स टू 3L नॉट स्क्वायर डेल्टा L। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा? नाउ वी नो दैट, इसे आप ऐसा लिख लो, इसे डेल्टा V लिख दो, क्योंकि V माइनस V नॉट को डेल्टा V बोलते हैं, है ना? सो डेल्टा V इक्वल्स टू 3L नॉट स्क्वायर डेल्टा L। ओके, नाउ वी नो दैट डेल्टा V इक्वल्स टू गामा V नॉट डेल्टा T, राइट? तो डेल्टा V की वैल्यू यहां से रख देता हूं, 3L नॉट स्क्वायर, 3L नॉट स्क्वायर इंटू डेल्टा L इक्वल टू गामा V नॉट डेल्टा T। कहो होगा कि नहीं होगा? ओके, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 3L नॉट स्क्वायर डेल्टा L इक्वल टू गामा L नॉट क्यूब डेल्टा T। क्लियर कि नॉट क्लियर? स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, केवल एक चीज बच जाएगा, गामा को रोक लीजिए। गामा इक्वल टू 3 डेल्टा L, नीचे L नॉट जाएगा और डेल्टा T जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या आपको अल्फा दिख रहा है? सो 3 अल्फा इक्वल टू गामा, 3 का डिवाइड कर दीजिए, अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू गामा बाई 3। इक्वेशन नंबर बी। ये सुनो, आपने इक्वेशन नंबर 1 क्या देखा था? बाई, सॉरी, इक्वेशन नंबर ए एंड बी। आपने इक्वेशन नंबर ए देखा था, अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 देखा था, एंड अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू गामा अपॉन 3 देखा था। So you can write alpha upon 1 equal to beta upon 2 equal to gamma upon 3. Clear? Yes. So this is the relation between alpha, beta and gamma. Clear? तो यदि अल्फा और बीटा दोनों को रिलेट कर दें आप, तो अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा बाई 2, इट मीन्स बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। और अगर बीटा अपॉन, सॉरी, अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू गामा अपॉन 3, इट मीन्स गामा इक्वल टू 3 अल्फा। मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन का 2 गुना होता है। क्लियर बच्चों? सो दिस इज कंप्लीट अबाउट लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना? लीनियर एक्सपेंशन, या कह लीजिए एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लीनियर भी करा दिया, सुपरफिशियल भी करा दिया, और आपको क्यूबिकल भी करा दिया। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर या एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पानी का एक्सपेंशन बेटा एनॉमलस है, यानी कि अजीब है। अब समझिए पानी का एक्सपेंशन अजीब कैसे है। बेटा जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप पानी को गर्म करें, पानी को क्या करें बेटा? गर्म करें। सुन रहे हैं आप लोग? अगर पानी को हीट देंगे बेटा, तो नॉर्मली आप ये समझते हैं कि हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर देने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। सब लोग यही समझते हैं कि टेम्परेचर देने पर वॉल्यूम। मगर बेटा अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो पानी का वॉल्यूम पहले कम होता है, और 4 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब 4 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम है, मतलब पानी की डेंसिटी हाई है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी ज्यादा है,
बट जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हैं बेटा, तो क्या होता है देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा फिर, और डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये कहलाता है एनॉमलस बिहेवियर, यानी विचित्र व्यवहार पानी का। ठीक है ना? तो पहले पानी का वॉल्यूम कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम कम होता है। क्लियर? और फिर उसके बाद पानी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यदि देखा जाए तो पहले पानी की डेंसिटी इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर? यस। सो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में इट रेफर्स द यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर that it expands instead of contracting, ठीक है ना, when it freezes, not like other material. Below 4 degrees Celsius, water become less dense at it as it cools further, contrary to most substances which becomes denser as they cool. हाँ, तो पानी में उल्टा होता है, अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, जबकि बाकी चीजों में ठंडा करने पर डेंसिटी बढ़ कम होती है, सॉरी, डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इसमें डिक्रीज करेगी डेंसिटी। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, डन।